नमस्कार मित्रों, मेरे साथियों, मेरे स्नेहीजनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम वापस आपके सामने एक बार फिर हम अपना अध्ययन बिंदु लेके आ रहे हैं और उसी अध्ययन बिंदु का आगे का भाग शिक्षण विधियों से संबंधित है। और शिक्षण विधियों में हम आज का विषय बनाएंगे जो हमारे पाठ्यक्रम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में जो हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है, जैसे बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं और उसी शिक्षण विधियों के बारे में आज हम क्रम से एक एक शिक्षण विधियों को उठा करके आज हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमें उन शिक्षण विधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों न पूछ लिया जाए, वो हम बिल्कुल बेबाक होकर के, निसंकोच होकर के और अच्छी तरह से हम उसे कॉन्फिडेंस से या आत्मविश्वास से भर करके हम उस प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दे सकें। तो मित्रों, आइए आज हम वापस अपनी शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अपना इस अध्ययन बिंदु में आज का विषय होगा, आज जिस विषय को हम लेके आ रहे हैं और वो अपना विषय है शिक्षण विधियाँ। और शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से आज हम अध्ययन करेंगे मैं यहाँ शिक्षण विधियों के बारे में यहाँ नामोल्लेख करूँगा, शिक्षण विधियाँ। और मित्रों, आज इसी टॉपिक को या इसी अध्ययन बिंदु को लेकर के हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित, वो है अपनी आगमन और निगमन विधि। तो मित्रों, ये आगमन और निगमन विधि है, इसी के बारे में आज अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। और इस आगमन निगमन विधि के बारे में या इस शिक्षण विधि से संबंधित हमसे बहुत बार प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है। तो मित्रों, ये शिक्षण विधि हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो पहले हम इसके अलग अलग पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर हमारी शिक्षण विधियों में आगमन किस प्रकार से एक सूत्र के रूप में बना हुआ है और निगमन किस प्रकार से एक विधि के रूप में बनी हुई है। ये दोनों एक प्रकार से किस प्रकार से, वैसे इनका नाम अलग अलग है, इनके सूत्र भी अलग अलग हैं, या हम ये कहें कि इनके जो तरीके हैं या इनके पढ़ने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग होने के कारण मित्रों हम इसको एक दूसरे की पूरक विधि मानते हैं। क्या मानते हैं मित्रों? एक दूसरे के ये पूरक है। आज की जो शिक्षण पद्धति है उस शिक्षण पद्धति में इसका बहुत बार इसी का हम अनुकरण करते हैं। तो आइए आज हम इसी आगमन और निगमन विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। तो मित्रों, हम सबसे पहले लेंगे आगमन के बारे में। हम इस आगमन विधि के बारे में इस चर्चा करेंगे। और आगमन विधि का मतलब यह होता है मित्रों, मैं आपको एक प्रकार से एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। देखिए, छोटी कक्षा जो भी होती है और बड़ी कक्षा होती है, उनमें पढ़ने का जो दायरा होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब छोटे बच्चे हैं, उनका बौद्धिक स्तर कम है, या हम ये कहें कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक स्तर से बिल्कुल अनमेच्योर्ड है। तो उनकी दृष्टि से हम विद्यालयों में जिस प्रकार से अध्यापन कार्य करवा रहे हैं या कोई शिक्षण कार्य करवा रहा है, तो मित्रों उनकी बौद्धिक स्तर को जांच कर ही उसका अध्ययन कार्य करवाता है। तो हम ये कहें, इसके बारे में ये कहें कि बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है वहाँ से लेकर के जब वो ऊंची कक्षा तक जाता है, तब हम इसी विधियों का हम अनुकरण करते हैं। इनमें हम आगमन का नाम लें तो आगमन का मतलब मित्रों ये है कि जब बच्चा शुरू से पढ़ना शुरू करता है उसमें ये आगमन की पद्धति शामिल हो जाती है। तो आगमन का मतलब क्या होता है, एक बार मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि इस विधि में हम ये कहें कि इस विधि में, आगमन विधि में सबसे पहले बालक को एक प्रकार से अलग प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे। इसमें क्या है, पहले तो कोई शिक्षक बालक को उदाहरण देकर के उसे समझाने का प्रयास करेगा और उदाहरण देकर के मित्रों बच्चों को यह कहेगा कि अब आप इसमें कोई नियम खोजने का प्रयास करें। ये क्या है, पहले तो शिक्षक उदाहरण देगा और बहुत सारे उदाहरण देकर के बालक को ये कहेगा कि आप इसमें कोई नियम की तलाश करें। तो इस प्रकार की जो पद्धति है मित्रों, इस प्रकार की पद्धति होने के कारण हम इस आगमन को एक सूत्र से माप सकते हैं। और वो सूत्र मित्रों ये है कि यह
यह विधि कौन सी? आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर अनुकरण करती है या सामान्य की ओर चलती है। तो मित्रों इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ क्यों चलती है? क्योंकि हमने शिक्षण के जो सूत्र हैं उस शिक्षण के सूत्रों में हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि ये आखिर विशिष्ट से सामान्य की ओर गमन करना क्या होता है। इसी प्रकार की पद्धति मित्रों ये आगमन कहलाती है। और इस आगमन पद्धति का जो तरीका है या जो सूत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार से निकलते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हम आगमन पद्धति के बारे में सूत्रों की चर्चा करते हैं या आगमन पद्धति को हम सूत्रों के साथ जोड़ते हैं, तो मित्रों हमारे सामने मुख्य रूप से 5 सूत्र इस पद्धति से जुड़ जाते हैं। वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं वो देखना। एक तो मित्रों इनके सूत्र ये हैं, एक तो है मित्रों पूर्ण से अपूर्ण की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर। इसका मतलब ये है कि आगमन जो शिक्षण पद्धति है या शिक्षण विधि है वो पहले पूर्ण से अपूर्ण की ओर बढ़ती है। ये क्या है? ये शिक्षण के सूत्र है मित्रों। तो शिक्षण के जो सूत्र होते हैं वो आगमन पद्धति से कौन कौन से जुड़े हुए या हम ये कहें कि आगमन पद्धति का संबंध कौन कौन से शिक्षण सूत्र से जुड़ा हुआ है। एक तो मित्रों हमारे सामने ये शामिल होता है कि पूर्ण से अपूर्ण की तरफ जो आगे बढ़ने की जो विधि है वो इस आगमन शिक्षण विधि में जुड़ जाती है। एक मित्रों ये है। दूसरी ये आ गई विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि आगमन जो पद्धति है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ आगे बढ़ती है। या हम ये कहें कि बालक को पहले विशिष्ट प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे और उसी उदाहरणों से कोई नियम बनाने का प्रयास करेगा। अगर वो नियम बना लेता है तो समझ लेना कि वो आगमन विधि है। इसी प्रकार से ये सूत्र भी इससे जुड़ गया। अब तीसरा सूत्र ये है कि मित्रों इसमें एक हमने सूत्र पढ़ा था ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो हम इस ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो सूत्र पढ़ चुके हैं यह सूत्र भी इससे संबंधित या इस विधि से जुड़ जाता है। ज्ञात से मतलब पहले तो उदाहरण देगा और फिर वो नहीं जानता उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेगा। इसी प्रकार से हम एक सूत्र से और इसको माप सकते हैं, वो है अपना उदाहरण। वो उदाहरण तो मित्रों इसमें आ ही गया। उदाहरण से नियम की तरफ एक ये सूत्र से जुड़ जाता है। और एक सूत्र है मित्रों सरल से जटिल की ओर, जो हम सूत्रों में पढ़ चुके हैं, सरल से जटिल की तरफ। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि आगमन और निगमन जो शिक्षण विधि है वो हमारे 5 सूत्रों से जुड़ी हुई है। वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं हमारे सामने ये हैं। पूर्ण से अपूर्ण की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ और एक है सरल से जटिल की तरफ। तो मित्रों ये जो शिक्षण के जो सूत्र हैं इन शिक्षण के सूत्रों के बारे में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो कहाँ कर चुके हैं? इससे जस्ट पहले वाला हमने जो वीडियो डाला था या हमने जो वीडियो जारी किया था उस वीडियो में हमने शिक्षण के सूत्रों के बारे में एक्सप्लेन किया था। और वही शिक्षण के सूत्र आज हमारे सामने वापस यहाँ जाहिर हो रहे हैं या हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तो हम उन शिक्षण सूत्रों में से हम आगमन निगमन विधि से ये 5 शिक्षण के सूत्र जोड़ सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब करेंगे कि ये आगमन और निगमन विधि में आगमन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो आगमन इन 5 सूत्रों से किस प्रकार से जुड़ी हुई है इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि हमारी आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें हमसे इस विधि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों इसी के बारे में हम आज अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। तो एक तो महत्वपूर्ण बिंदु ये बन गया कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी हुई है, इन सूत्र से जुड़ी हुई है। आगमन तो इस प्रकार से जुड़ी हुई है और निगमन का मतलब है आगमन का बिल्कुल उल्टा है निगमन। तो निगमन कौन से सूत्रों में शामिल हो जाएगी? निगमन मित्रों इस प्रकार से जुड़ जाएगी। निगमन इसका हमने बताया कि आगमन का बिल्कुल विपरीत है। अब इसके जितने भी सूत्र हैं या आगमन विधि से जितने भी जुड़ने वाले सूत्र हैं इनका बिल्कुल उल्टा कर दो। अब निगमन के सूत्र कौन से हो गए? निगमन के सूत्र हो गए अपूर्ण से पूर्ण की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ और जटिल से सरल की तरफ। इस प्रकार से उल्टा जो क्रम चलेगा या आगमन विधि का जो उल्टा क्रम चलेगा वो कहलाएगी अपनी निगमन विधि। तो मित्रों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आगमन और निगमन विधि है वो एक दूसरे की पूरक है। अब पूरक कैसे है इसी के बारे में हम अब
एक्सप्लेन करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके दोष के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोष और ये विशेषताएं हैं, यही हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आइए हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले उठाएं आगमन विधि को। तो मित्रों, हमने आगमन विधि के बारे में ये बताया कि अब इस विधि में क्या होता है, कोई शिक्षक होगा, जो भी शिक्षक होता है वो बच्चों के बीच में पहले उदाहरण पेश करता है। क्या करता है? बहुत सारे उदाहरण पेश करेगा, उदाहरण देता है। अब उदाहरण देने के बाद बालकों को ये कहता है कि इसमें अब आप नियम खोजने का प्रयास करें। अगर मित्रों ये शिक्षक इस प्रकार से अपना अधिगम कार्य करवा रहा है या शिक्षण कार्य करवा रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि उदाहरण देकर बच्चों से ही उसके बारे में विश्लेषण निकालना या उनका प्रत्युत्तर निकालना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें प्रतिभाशाली बच्चे ही भाग ले सकते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे ही इसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो बात ये हमारा गुण भी बन जाता है, किसका? आगमन विधि का गुण भी बन गया और दोष भी बन गया। दोष इसलिए बन गया कि इसमें प्रत्येक बच्चे भाग नहीं ले सकते, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभाशाली नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं या बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। तो इस विधि का अनुकरण इस विधि को केवल सोल्व कौन कर सकते हैं? जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो ही इस विधि के अकॉर्डिंग अपना प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। एक तो ये है। अब रही बात कि इस विधि में जो ध्यान रखा जाता है वो विशिष्ट उदाहरणों की तरफ ही ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम हिंदी की ही बात करें, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है, जैसे मैंने ये कह दिया या बच्चों को मैंने कह दिया कि संज्ञा तो क्या होती, कोई भी नाम होते हैं। हमारे संसार में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे वो क्या होते हैं? नाम होते हैं। और संज्ञा की जगह शब्दों का प्रयोग करने वाले शब्दों को हम बोलेंगे, उनको सर्वनाम बोलेंगे। और फिर हम कहेंगे अगर इनकी कोई विशेषता बता रहा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए, अब बच्चों से ये कहेगा, वो अध्यापक ये कहेगा, अब मित्रों, अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसकी परिभाषा निकालिए। तो इस प्रकार से अगर अध्यापक कार्य करवा रहा है तो समझ लेना कि वो आगमन विधि है। सही। अब हम इसको लेकर के एक बात यह भी बना सकते हैं कि आगमन विधि को सोल्व करने के लिए जब हम आगमन विधि को हल करते हैं तो हमें 4 तरीकों को अपनाना पड़ेगा। वो 4 तरीके या इसके 4 पद होते हैं, 4 पद होंगे। 4 पद का मतलब ये आगमन विधि किस प्रकार से सोल्व की जाएगी, ये सोल्व करने के केवल 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि अध्यापक जो भी होगा या शिक्षक जो भी होगा वो पहले प्रस्तुतिकरण करेगा, समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करेगा। ये प्रस्तुतिकरण क्या है? बच्चों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेगा। प्रस्तुतिकरण करने के बाद में मित्रों क्या करेगा? वो निरीक्षण करेगा। किसका? उसी प्रस्तुतिकरण का वो निरीक्षण करेगा। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप मित्रों ये है कि निरीक्षण करने के बाद में उस प्रश्न के बारे में वो क्या करेगा? सामान्यीकरण करेगा। सामान्यीकरण, या हम ये कहें उसको सरल करने का प्रयास करेगा। वो सरल करेगा, चाहे शिक्षक हो या फिर कोई बालक हो, वो उस समस्याओं का उसका सरलीकरण करेगा कि ये सही है या फिर गलत है, ये परीक्षण करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगमन जो विधि है या आगमन शिक्षण विधि है उसको सोल्व करने के लिए हम 4 स्टेप से गुजरते हैं। पहला है उसका प्रस्तुतिकरण, दूसरा है उसका निरीक्षण करेगा, तीसरा है उसका सामान्यीकरण करेगा या फिर उसका सरलीकरण करेगा या सरल तरीके से उसे पेश करेगा, और फिर उसके बाद में जांच करेगा कि ये सही है या फिर गलत है। तो मित्रों इस प्रकार से अगर कोई बालक किसी समस्या का समाधान करता है या किसी प्रश्न का उत्तर निकालता है तो हम कह सकते हैं कि बालक अगर इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करता है तो वो अपनी मानसिक जो चेतना है या उसकी जो चिंतन शक्ति है या हम कहें कि उसकी कल्पना की जो बुद्धि है वह बहुत प्रखर है। अगर प्रखर बुद्धि वाला है तो ही इस विधि के अनुसार वो काम कर सकता है, और प्रखर बुद्धि वाला हमेशा कौन होता है? प्रतिभाशाली बालक ही होता है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में ये सोपान होते हैं और इसी सोपान के आधार पर किसी समस्या का समाधान या किसी उदाहरणों को देकर के उसका समाधान इस प्रकार से निकालता है या उसका निष्कर्ष निकालता है। तो हम कहते हैं कि बच्चों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण होंगे और उन उदाहरणों का वो अनुभव करेगा और अनुभव करके वो प्रयोग करेगा और प्रयोग करने के बाद में वो उस समस्या का या उस उदाहरणों का निष्कर्ष निकालेगा। तो यही है अपनी आगमन विधि। अब देखिए मित्रों, हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या। अब ये तो है आगमन विधि। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो विशेषता हमारे सामने इस प्रकार से निकलती हैं कि पहली विशेषता हम लें कि एक प्रकार से ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि मित्रों इसमें चिंतन मनन का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, या हम ये कहें कि इसमें चिंतन प्रक्रिया ज़्यादा होती है। और चिंतन प्रक्रिया जब जहाँ जिस समस्या को लेकर के इसका इस्तेमाल करते हैं तो समझ लेना कि ये क्या है, ये वैज्ञानिक विधि के बारे में ही हमारे सामने आ जाती है। दूसरी विशेषता हम ये कहें कि वैज्ञानिक विधि तो है, लेकिन ये साथ साथ ये क्या है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब हम इसी के साथ हम इसके बारे में एक्सप्लेन और करें। ये बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित क्यों है मित्रों? देखिए, हमने कहा कि इसमें जो बालक होता है, बालक केंद्र बिंदु होता है, और बालक में जो बालक इस प्रकार के दौर से गुजरता है, तो हम इस प्रकार इन चारों प्रकार के दौर से गुजरता है, तब हम उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें बहुत फुल कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस का मतलब उसमें आत्मनिर्भरता है, या हम ये कहें कि उसमें आत्मविश्वास मजबूत है। और आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो समझ लेना मित्रों, छात्र स्वयं ही उस नियम की तरफ अग्रसर हो जाएगा कि उदाहरण से वो नियम निकालने की कोशिश करने लग जाएगा। एक तो ये। तीसरी विशेषता हम लेवें इसकी, हम इसको लेकर के कह सकते हैं ये छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त होती है। छोटी कक्षाओं के लिए ही होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं। ये छोटे बालकों के लिए ही विधि लागू होती है। 4 नंबर पे हम इसकी विशेषता ले सकते हैं, इसमें अनेक प्रकार के नियम लागू होते हैं। अनेक नियम लागू होते हैं, और नियम लागू होंगे तो समझ लेना कि वहाँ चिंतन और बौद्धिक स्तर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बौद्धिक स्तर का अधिक प्रयोग होगा। बौद्धिक स्तर का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि हमने तो उसके सामने उदाहरण पटक दिए। अब उदाहरण देने के बाद में उसमें नियम की खोज करेगा। अगर नियम की खोज करेगा तो मित्रों आप समझ लेना कि इसमें अनेक सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। अगर ये बौद्धिक स्तर जहाँ भी लागू हो जाता है तो समझ लेना कि इसमें अनेक सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। एक तो ये। अब हम इसके बारे में कह सकते हैं कि अगर बच्चा इस प्रकार से वो चिंतन कर रहा है या उस उदाहरणों से नियम खोज रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है। और प्रतिभाशाली बालक है तो उस बालक को लेकर के हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है ये अधिक टिकाऊ है। अधिक टिकाऊ है। ये टिकाऊ क्यों है? क्योंकि ये अधिक मजबूत है। या हम ये कह सकते हैं कि इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान रहता है। क्या रहता है? स्थायी ज्ञान रहता है। स्थायी ज्ञान। अब देखिए मित्रों, ये जो विशेषता बनती है ना, ये ही विशेषता बड़ी कक्षाओं के लिए ये नेगेटिव बन जाती है। ये तो छोटी कक्षाओं के लिए है, बड़ी कक्षाओं में ये बिल्कुल नेगेटिव बन जाएंगी। ये सारी की सारी विशेषता इससे कि क्या बन जाएंगी? इसके दोष बन जाते हैं। अब हम अगली विशेषता लेके जाएं 6 नंबर पे। 6 नंबर की विशेषता हम लेके आए। इसमें जो निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, या हम कहें 6 नंबर पे हम लेके जा सकते हैं। 6 नंबर की हम विशेषता लें। इसमें बालक में आलोचनात्मक दृष्टि का विकास होता है। आलोचनात्मक दृष्टि का विकास कैसे होगा? क्योंकि मित्रों वो चिंतन मनन कर रहा है। चिंतन मनन करेगा या किसी समस्या का वो समाधान निकालेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा? उसके बाद में मित्रों वो करता है, नियम बनाता है।
जब बालक खुद ही नियम बनाने लग जाता है तो समझ लेना कि उसमें आलोचनात्मक विकास होगा, और आलोचनात्मक विकास जहाँ भी होगा तो समझ लेना कि बालक वहाँ तर्क वितर्क करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक एक विशेषता ये भी है कि आगमन विधि से बालक इस प्रकार की बुद्धि का बन जाता है। अब देखिए अगली विशेषता अगर हम लेके जाएं कि बालक आलोचनात्मक दृष्टि अपने प्रकट करता है तो हम इसको लेकर के कह सकते हैं कि ये विधि जो है वो श्रेष्ठ विधि बन जाती है। क्या श्रेष्ठ विधि है? ये श्रेष्ठ विधि क्यों है? क्योंकि बालक इसमें प्रतिभाशाली बन गया, इसलिए श्रेष्ठ विधि होगी। अगली विशेषता के बारे में हम 8 नंबर पे लेके आ सकते हैं कि इसमें जो बालक होता है अगर इस प्रकार की कंडीशन से गुजर रहा है तो हम कह सकते हैं बालक के लिए कि बालक इसमें सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। क्या होगा? वो जागरूक होगा, और जागरूक होने के साथ साथ वो जिज्ञासुपन जरूर ज़्यादा दिखाएगा। अगर जो बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है तो समझ लेना कि वो नए नए ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक जो होता है वो नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है, नवीन ज्ञान की तरफ, ज्ञान की ओर बढ़ता है। ठीक है मित्रों, अगर वो नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान के साथ बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म है। क्या है? उसकी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म बुद्धि की है, या तेज या तीक्ष्ण बुद्धि की है, तेज बुद्धि का बालक होगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं कि आगमन जो विधि है, आगमन विधि के जो बालक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अगर इस प्रकार के बालक होते हैं तो ये जो नियम होते हैं ये कुछ एक बालकों तक सीमित रह जाते हैं, और कुछ एक बालकों तक सीमित रहने के कारण इनके साथ जो भी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी विशेषताएं इसके दोष बन जाते हैं। अब ये तो है इनकी विशेषताएं या इसके अभिलक्षण है, या हम कहें कि इसके लक्षण है। अगर हम इसकी आलोचना करते हैं तो आलोचना मित्रों ये जो विशेषताएं हैं ये सारी की सारी आलोचना बन जाती हैं। ये कैसे बनती हैं वो देखिए। सबसे पहले हम आलोचना के बारे में इसकी चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उन्हीं कमियों का यहाँ हम नामोल्लेख करेंगे। देखिए मित्रों, हम पहले ही चर्चा करें, पहले इसकी कमी के बारे में हम यहाँ लेके आए। तो पहली कमी हम इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर बालक उदाहरण से कोई नियम निकाल रहा है तो समझ लेना कि उसकी प्रक्रिया धीमी जरूर रहेगी। क्या होगी? उसकी प्रक्रिया धीमी रहती है, वो तेज गति से कार्य नहीं कर पाएगा। एक तो कमी ये रहेगी क्या कि इस विधि में या आगमन विधि में जो हल करने की जो प्रक्रिया है वो धीमी रहती है। एक तो ये, या वो आगे धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी अगर हम इसकी कमी निकालें, अगर दूसरी कमी निकालें तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि अगर प्रक्रिया धीमी रहती है तो समझ लेना कि उसमें मेहनत भी अधिक लगती होगी, मेहनत या परिश्रम अधिक लगता है, परिश्रम की अधिक आवश्यकता होगी। ठीक है। अब देखिए अगली कमजोरी हम इसमें यह निकाल सकते हैं कि हमने बताया कि बालक में बहुत सारे नहीं, कक्षा में बहुत सारे बालक हैं, कोई प्रतिभाशाली भी बालक है, कोई मंदबुद्धि की भी बालक है। तो उसको लेकर के हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है, कौन सी आगमन जो विधि है, केवल प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर ही लागू होती है। तो उसको लेकर के हम कह सकते हैं कि सभी बच्चों के लिए ये विधि लागू नहीं होती। तो हम कह सकते हैं ये केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही है। एक कमी ये होगी, हम निकाल रहे हैं मित्रों, हम इसमें कमियां निकाल रहे हैं, इस विधि की कमियां हैं, या हम ये कहें ये इसके दोष हैं। कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। अब देखिए उच्च कक्षाओं तक उपयुक्त नहीं है तो हम इसको लेकर के कह सकते हैं कि अगली कमी और निकाल सकते हैं कि इसमें जो बालक होता है, इसमें जो बालक और जो शिक्षक होता है या हम कहें कि अध्यापक होता है, ये दोनों केवल इन दोनों तक ही यह विधि सीमित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक
इस विधि को सोल्व करने के लिए प्रतिभाशाली होना चाहिए, और प्रतिभाशाली शिक्षक के साथ प्रतिभाशाली बालक ही होना चाहिए। अगर इन दोनों का सामंजस्य होगा तो ही ये विधि आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा ये विधि बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी। अब अगला ये है कि हमने ये बताया कि आगमन जो विधि है पहले उदाहरण से लेकर के नियम की ओर बढ़ती है। तो समझ लेना मित्रों, उदाहरण से जो भी नियम जाहिर होता है या उदाहरण से जो भी नियम बनते हैं तो ये 100% सत्य नहीं हो सकता कि वे नियम हमेशा सही ही हो। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभार इनके जो नियम हैं, कभी कभी इनके जो नियम हैं वो गलत हो जाते हैं। इसमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान केवल क्रमबद्ध रूप में नहीं चलता, क्रमबद्ध रूप में आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से हम इसकी बहुत सारी कमियां निकाल सकते हैं। इसके साथ हम ये भी कहें कि यह सूत्र प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है, और बहुत सारी जितने भी हमने विशेषताएं इसके बारे में पढ़ी हैं वो सारी की सारी विशेषताएं इसके बिल्कुल विपरीत बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? विपरीत इसलिए बन जाती हैं कि हमने कहा कि ये केवल छोटी कक्षाओं तक सीमित है। बड़े स्तर के जो बालक होते हैं वो बड़े स्तर के बालक इस विधि का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उच्च कक्षाओं में उनका जो पाठ्यक्रम होता है वो सीमित नहीं होता, उनका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत हो जाता है। तो उस विस्तृत पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए मित्रों पहले वो नियम पढ़ते हैं, और फिर नियम पढ़ने के बाद में वो उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये उच्च कक्षा का स्तर है, और निम्न कक्षा में यह है जो निम्न कक्षा का जो स्तर है उस स्तर तक ये आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगमन विधि के इस प्रकार के दोष भी हैं और बहुत सारी विशेषताएं भी हैं जिनके फायदे भी हैं। इसी के साथ हम आगे लेंगे, इसी के साथ हम चर्चा करें अपनी निगमन विधि के बारे में। तो देखिए मित्रों, हमने ये बताया कि निगमन जो विधि है ये आगमन की बिल्कुल ठीक विपरीत है। निगमन विधि है ये आगमन की बिल्कुल उल्टी है, आगमन का विपरीत है, विपरीत। इसका मतलब ये है मित्रों, हमने आगमन के जितने भी सूत्र जोड़े हैं या आगमन विधि के साथ जितने भी सूत्र जोड़े हैं वो 5 प्रकार के सूत्र हमने जोड़े थे। और वो सूत्र कौन कौन से थे? आगमन से हमने जोड़ा था कि ये उदाहरण से विशिष्ट की तरफ बढ़ती है। तो हमने बताया कि निगमन किस प्रकार की है? आगमन का बिल्कुल उल्टा है। तो ये उल्टी विधि के रूप में हो गई। तो हम कहें कि निगमन विधि में मुख्य रूप से किस प्रकार के सूत्र लागू होते हैं? तो पहला सूत्र तो हम इसी को उठा लें कि ये पहले तो नियम लेके आएगी, और नियम से कहाँ तक जाएगी? नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ेगी, उदाहरण की ओर जाएगी। एक सूत्र इसमें ये लागू हो जाता है। दूसरा सूत्र इसमें लागू होता है कि पहले तो कोई अपूर्ण बात उसके सामने होगी, अपूर्ण से वो कहाँ तक पहुँचेगी? पूर्णता की ओर पहुँचेगी, पूर्ण की ओर। फिर हमने आगमन विधि का एक सूत्र और जोड़ा था, वो था ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ती है। कौन? आगमन जो विधि है वो हमेशा ज्ञात की तरफ, अज्ञात की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो निगमन विधि है वो कहाँ से? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेगी। फिर हमने ये कहा कि आगमन जो विधि है वो हमेशा सरल से जटिल की तरफ बढ़ती है। तो हम इसका उल्टा बनाएं कि निगमन विधि कठिन से सरल की ओर बढ़ेगी, कठिन से सरल की ओर बढ़ती है, इस सूत्र से जुड़ जाती है। और फिर हम 5वां सूत्र लेके आए। जैसे हमने ये बताया कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ ये जो विधि है, कौन सी? आगमन जो विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ती है। तो निगमन विधि बिल्कुल इसकी उल्टी हो जाती है। उल्टी होने के साथ हम कह सकते हैं कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस प्रकार से मित्रों ये निगमन विधि है। निगमन विधि हमारे शिक्षण सूत्रों में से 5 सूत्रों से ये जुड़ जाती है, और आगमन विधि भी 5 सूत्रों से जुड़ जाती है जो एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी है। तो मित्रों अब हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये निगमन विधि क्या है और किस प्रकार से अपनी निगमन विधि शिक्षा स्तर पर ये लागू। ये रहा निगमन विधि। एक तो मित्रों हमने ये बताया कि ये जो सूत्र हैं वो इसमें लागू होते हैं।
अब हम मुख्य बात क्या निकालें इसकी? मुख्य बात मित्रों हमारे सामने वही है जो हमने आगमन विधि के बारे में हमने पढ़ा था। वो आगमन विधि की जो विशेषताएं हमने बाहर निकाली थी, वो सारी की सारी विशेषताओं जितनी भी होती हैं उन विशेषताओं की बिल्कुल उल्टी कर दो। क्या करेंगे? आगमन विधि की जो उल्टा कर दो, और उल्टा करने के बाद में जो भी विशेषताएं बनती हैं वो सारी की सारी निगमन विधि में लागू हो जाती हैं। तो पहली हम विशेषता आगमन विधि के बारे में ये पढ़ा था कि वो उदाहरण से सरल की या नियम की तरफ बढ़ती है। तो हम ये कहें कि निगमन विधि में ये पहले तो नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और नियम प्रस्तुत करने के बाद में बालक उदाहरण खोजने का प्रयास करता है। एक तो विशेषता निगमन विधि की ये हो गई, एक ये हो गया। दूसरी विशेषता हम लेके आए, हमने ये बताया कि आगमन विधि में समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। तो हम निगमन विधि में कह सकते हैं कि इसमें समय कम लगता है, कम समय लगता है, कम समय कम लगता है। फिर हमने आगमन विधि में ये कहा कि इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हीं के ऊपर लागू होती है। तो हम निगमन विधि में कह सकते हैं कि समस्त विद्यार्थियों के लिए, समस्त छात्रों के लिए ये लागू होती है। फिर हमने ये बताया कि इसमें जो समय होता है, समय कम लगता है। फिर हमने ये कहा कि जो आगमन विधि में कहा कि केवल कुछ एक बालक ऐसे होते हैं या प्रतिभाशाली अध्यापक होता है, वहाँ तक ये आगमन विधि लागू होती है। लेकिन यहाँ क्या है? इनमें दोनों कौन? इसमें अध्यापक भी आ गया और इसमें क्या बोलते हैं, छात्र भी आ गया। इनमें ये दोनों शामिल हो गए। दोनों को इस विधि के माध्यम से कम मेहनत करनी पड़ती है, कम मेहनत। या हम इसी के साथ कह सकते हैं कि इन चारों विशेषताओं के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें कम समय लगता है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त होता है। और आगमन में हमने क्या पढ़ा? अधिक समय में थोड़ा ही ज्ञान मिल पाता है। हमने आगमन में इस प्रकार से पढ़ा। अब हम इसी की अगली विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं, अगली विशेषता लेके आए, कह सकते हैं कि इसमें जो सामान्य नियम होता है, सामान्य नियम जो भी होते हैं उनमें कम समय लगता है। सामान्य नियमों में कम समय लगता है। कम समय क्यों लगता है? देखिए मित्रों, बच्चों को पहले नियम बता दिए जाते हैं या सूत्र बता दिए जाते हैं, और सूत्र बताने के बाद में वो शिक्षक ये कहता है कि इस सूत्र के हिसाब से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अध्यापक ये कहता है, और उस सूत्र के आधार पर ही मित्रों क्या होता है, बच्चा तुरंत अगला सवाल निकाल लेता है। जैसे गणित में यही होता है, मैथमेटिक्स में हो गया, या गणित में जो सूत्र होते हैं और सूत्रों के आधार पर ही पूरे की पूरी प्रश्नावली है या पूरे के पूरे क्वेश्चन है, उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम उसको हल कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो नियम बनते हैं वो नियम किसके ऊपर टिके हुए हैं? वो नियम सारे के सारे सूत्र के ऊपर टिके हुए हैं, और सूत्र के आधार पर बालक प्रश्नों का हल निकालता है, प्रश्नों को सोल्व कर लेता है। एक विशेषता ये बन जाती है। अगर सूत्र उस बालक के सामने है तो हम यह कह सकते हैं कि अभ्यास करते समय बालक इन सूत्रों के साथ अभ्यास कर लेगा, तो अभ्यास के साथ प्रश्नों को जल्दी वो हल कर लेता है, प्रश्नों को शीघ्र ही हल कर लेगा। एक विशेषता ये बना लेते हैं। फिर अगली विशेषता हम बनाएं, अगले विशेषता और भी बना सकते हैं कि अगर सूत्र लागू हो जाते हैं, इस विधि में सूत्र लागू हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ एक नियमों पर ही टिकी हुई है, या हम कहें कि वो थोड़ी संक्षिप्त बन जाती है। तो हम ये कहें ये नियमों पर टिकी होने के कारण ये किस प्रकार की विधि है? ये संक्षिप्त विधि है। उदाहरण तो मित्रों बहुत बड़े बड़े होते हैं, और नियम छोटे होते हैं। नियम एक सूत्र में बंधा होता है और उस नियम के आधार पर ही सारे के सारे प्रश्नों को हम सोल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कहें कि इसमें जितनी भी और समस्याएं होती हैं, या हम कहें बालक के सामने जितनी भी नवीन समस्याएं आती हैं या नई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का बालक अच्छी तरह से सूत्रों के आधार पर समस्याओं का हल कर लेता है। किसके आधार पर? सूत्र के आधार पर, या हम कहें ये नियम के आधार पर। अगर छात्र
कोई प्रश्नों का समाधान चाहता है तो उसका समाधान तुरंत ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम और भी एक विशेषता और बना सकते हैं कि कह सकते हैं कि जब बालक आगमन विधि के नियमों से और उसकी परिभाषाओं की खोज कर लेता है, किसकी, आगमन विधि में जो बालक होता है, जब उसके नियम होते हैं और उसकी जो परिभाषाएं होती हैं, जब उनको खोज लेता है, उनको तलाश लेता है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए, उन नियमों की पुष्टि करने के लिए या उसको सरल करने के लिए, तो मित्रों सरल करने के लिए मित्रों उसको इस विधि का ही अपनाना होगा, या हम कहें कि इस विधि को ज़रूर ही अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक हो या कोई बालक हो, वो नियम अगर उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ रहा है तो मित्रों नियम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पहले वो फिर नियम बनाएगा और फिर नियम से वापस उसी समस्याओं का समाधान करेगा। कहाँ, उदाहरण को लेकर के करेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगमन की बिल्कुल विपरीत विधि क्या है, ये निगमन है, या हम कहें कि ये पूरक है। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी विशेषताएं निकलती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो मित्रों कमी इनकी यही है जो हमने विशेषताएं लिखी, ये सारी की सारी हमारे सामने कमियां निकलती हैं। जैसे कमियां हम कहें कि ये केवल छोटी कक्षाओं तक सीमित नहीं हो, मतलब ये बड़ी कक्षाओं तक सीमित है, ये छोटी कक्षाओं के लिए लागू नहीं होती। इस प्रकार की जो जितने भी हमने विशेषताएं लिखी हैं वो सारी की सारी क्या है, इसी की कमियां बन जाती हैं। तो मित्रों हम आगमन और निगमन विधि को एक दूसरी विधि से जोड़ करके हमें इस प्रकार से पढ़ने के लिए मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि इसी के साथ इस आगमन और निगमन विधि का हम अध्ययन बिंदु यहीं तक सीमित रखें, और आगे आने वाले जो विधियों का कर्म होगा वो निरंतर हम जारी रखेंगे। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक के साथ ही विराम चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।